हेलो बच्चों। बच्चों, कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं होता, लेकिन माना जाए तो खुदा से कम भी नहीं होता, है ना। पैसा खुदा नहीं होता, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं होता। आज उसी मुद्रा को लेकर हम चलते हैं, उसी मुद्रा के निर्माण की स्थिति को लेकर चलते हैं कि जो हमारे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है, जो पूरे विश्व का इकोनॉमी है, वो कैसे रन करता है, किन किन आधारों पर रन करता है, उसको रन करने में सबसे बड़ी भूमिका किस चीज़ की होती है, किस संस्था की सबसे बड़ी भूमिका होती है, उस चीज़ को हम आज देखेंगे आपके सामने। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, अगर आप 25 से 30 मिनट मेरे साथ रहें तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उसको निगमित कौन, नियंत्रित कौन और नियमित कौन कर रहा है ना। तो हम, जैसा कि आप सामने आपको दिख रहा होगा आइकन पे, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो केवल भारत नहीं, विश्व के जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं विश्व के, सब देशों में कोई ना कोई केंद्रीय बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है ना। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, वहाँ की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए वहाँ की कोई ना कोई एक केंद्रीय बैंक होती है। उस बैंक में उस देश के संबंधित या फिर अन्य देशों के जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, वो उसमें कार्य करते हैं, है ना। उसमें कार्य करते हैं और उस व्यवस्था को संचालित करने का काम करते हैं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था बराबर अपने विकासोन्मुख विकास के पथ पर अग्रसर होती रहे। ऐसे जो भी उसके प्रति उपाय हैं वो वहाँ पर सुझाते रहते हैं, उस पर अमल करते रहते हैं। तो आइए हम अपने भारत की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जो नियंत्रक क्षेत्र मानी जाती है, नियंत्रक संस्था मानी जाती है, आरबीआई, आइए उस पर हम आज चर्चा करते हैं। ये देखा जाए तो कक्षा 10 का एक के अर्थशास्त्र में एक चैप्टर है मुद्रा एवं शाख, है ना। मेरा मकसद उसी पे है कि मुद्रा एवं शाख पर आप लोग को लेक्चर दिया जाए, क्योंकि इकोनॉमी बड़ा टफ लैंग्वेज माना जाता है, इसका लैंग्वेज बड़ा टफ होता है, इसको सब पढ़ा भी नहीं पाते हैं और सब स्किप करके चले जाते हैं। अगर पढ़ाते भी है तो बुक से सामने सीधा रखा होता है मैटर, वैसे लिखवा देते हैं। तो मुझे जो मैं पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है कि बच्चों को कम से कम फील आना चाहिए, जो पढ़े बच्चे उसमें फीलिंग्स आना चाहिए, उनके मन में ऐसा चल रहा हो कि ताकि जो पढ़ाया जाए उनके सामने एक तस्वीर बनती जाए, है ना। तो मेरा विश्वास, आशा नहीं बिल्कुल पूरा विश्वास है, अगर आप साथ रहेंगे तो तय है, 1001% मुझे तय है कि आप आज आरबीआई के बारे में, जो देश की सबसे बड़ी आधारशिला मानी जाती है अर्थव्यवस्था की, आप उसके बारे में एकदम जान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस आरबीआई के बारे में। बच्चों, आरबीआई देखा जाए तो सबसे पहले जब हमारे देश में कोई भी बैंक नहीं थी, ठीक है, तो पहले हमारे अंग्रेज थे, उन्होंने कई अलेक्जेंडर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अन्य अन्य बैंक अपने अधीन चला रहे थे। उनका मकसद ही था अपने स्वार्थ को लेकर के, ठीक है। तो बाद में जब भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ धर्रे पे आई, ऐसा लगा कि अंग्रेजों को, हमारे भारतीयों को और अंग्रेजों को जब लगा कि हो सकता है भारत जो 1947 में आज़ादी के जब कगार पे था, तो 1934 के आसपास जो है, 1934 के आसपास जो है एक आरबीआई एक्ट पारित किया गया। 1934 के आसपास एक आरबीआई एक्ट पारित किया गया, है ना। आरबीआई एक्ट पारित किया गया, इसी के तहत हमारे देश भारत में एक आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, जो वर्तमान में हम आरबीआई के नाम जानते हैं, वो केंद्रीय बैंक था, ठीक है। तो 1934 में आरबीआई एक्ट के तहत हमारे भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो एक निजी बैंक के रूप में, किसमें, एक निजी बैंक के रूप में, एक निजी बैंक के रूप में, जबकि इसका स्थापना हुई थी इसकी तो एक निजी बैंक के रूप में। निजी बैंक का मतलब होता है कुछ व्यवसायी मिलकर इसको स्थापित किए थे, कुछ व्यवसायी मिलकर जब स्थापित किए तो उस पर सरकार का विशेष नियंत्रण नहीं था। तो सरकार को लगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए हमारे देश की सरकार के हाथों में इसका संचालन होना चाहिए, तभी हमारा ये बढ़िया से अर्थव्यवस्था को रन कर सकता है। तो बाद में 1949 में, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण जब कर दिया गया तो इसको हम अपना भारत का आरबीआई कहा जाने लगा, ठीक है। इसके पहले भारत का आरबीआई नहीं था, क्योंकि ये एक निजी बैंक के हाथ में, निजी लोगों के हाथ में था, कुछ व्यवसायियों के हाथ में था, तो हम इसको भारत का नहीं कहा जा रहा था। लेकिन जब इसका 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, तब इसको हम आरबीआई अर्थात हमारे देश का एक केंद्रीय बैंक कहा जाने लगा। तब से इसको मान्यता प्राप्त हुई और तब से आज तक के वर्तमान में ये संचालित हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आज विधिवत अध्ययन करते हैं। हमारा मकसद देखो,
हमारा मकसद ये है कि आप सिर्फ यहीं तक ना पढ़े, जो आपके क्लास में, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, एनसीईआरटी के चैप्टर में दिया गया है अर्थव्यवस्था के सेक्शन में, उसमें मेरा मकसद है केवल आप इस चीज़ को ही ना पढ़ें, केवल एग्जाम डकाने को ही ना पढ़ें, केवल 10 पास करने के लिए ना पढ़ें। आप जो पढ़ें आपको लास्ट तक काम दें, क्योंकि अर्थव्यवस्था वो टफ होता है। तो अगर आप यहाँ एनसीईआरटी में जो 10 में दिया गया है उसको आप अगर सहज तरीके से पढ़ते हैं तो ये आपकी पृष्ठभूमि का काम करेगा। दूसरी बात, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ आरबीआई, ये हम कोई भी एग्जाम हो, कम्पिटिटिव लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी वनडे कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस आईएएस, सब तक एक क्वेश्चन, अगर जैसे जहाँ पर जीएस रहता है वहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, क्योंकि हर बार इसमें छेड़छाड़ होता है, हर बार इसमें नीतियां बनती रहती है, जिसमें हर बार कुछ न कुछ छेड़छाड़ होता रहता है। तो इससे एक प्रश्न उठाना तय है, चाहे वो पृष्ठभूमि से उठाए, चाहे इसके इतिहास से उठाए, या फिर वर्तमान के मुद्दे को जोड़कर उठाए। तो आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आरबीआई की स्थापना भारत में एक एक्ट है 1934 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बाद में चलकर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो ये भारत का एक केंद्रीय बैंक कहा जाने लगा। ठीक है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो रहा सामान्य परिचय। ठीक है, ये सामान्य परिचय रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि आरबीआई का काम क्या है। हम एकदम कंपैक्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ को पढ़ना है, फालतू की चीज़ हमको नहीं पढ़ना है। तो आरबीआई का हम कार्य देखते हैं। आरबीआई के कार्य, तो आरबीआई के कार्य में हम देखते हैं आरबीआई की मुख्यतः 2 कार्य हैं। एक तो साख से संबंधित है। साख से तात्पर्य है, देखिए आपको 2 शब्द मिलेगा, एक आपको मुद्रा मिलेगा और दूसरा शाख। पहले इन दोनों शब्दों को समझ लीजिए आप लोग। जो मुद्रा से तात्पर्य होता है, मुद्रा का मतलब होता है किसी देश की एक ऐसा माध्यम, मुद्रा से तात्पर्य है एक ऐसा माध्यम जिसके सहारे या जिसके माध्यम से है हम किसी अन्य वस्तु को विनिमय कर सकते हैं, अर्थात एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हाइलाइटर है या फिर पेन है, तो इस पेन को मैंने प्रोडक्ट इसका निर्माण किया, तो आपके पास कुछ ऐसा रकम है, कुछ ऐसा माध्यम है जिसको आप मुद्रा कह रहे हैं, तो आप उस मुद्रा को हमको देंगे और उसके बदले में हम ये आपको देंगे, तो इसको एक्सचेंज कहते हैं। आई समझ में? एक्सचेंज का मतलब आपने एक वस्तु मुझे दी, वो भी वस्तु है, कागज है, उस पर बस आरबीआई का वैधता है, आरबीआई के वैध जो स्टाम्प लगा हुआ है, तो हम कहते हैं कि मुद्रा है, वैधता, उसको वैध अधिकार प्राप्त है, तो आप कहेंगे वो मुद्रा है। तो आप उस वस्तु को, जो आप मुद्रा जिसको मान रहे हैं, आप उसको मुझे देते हैं और मैं यह वस्तु आपको देता हूं, अर्थात इसमें वस्तु का विनिमय होता है। तो आरबीआई जो मुद्रा है, मुद्रा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके सहारे, जिससे हम किसी वस्तु को विनिमय कर सकते हैं, अर्थात खरीद सकते हैं या अदला बदली कर सकते हैं। तो मुद्रा आप समझ गए होंगे। दूसरा शब्द साख रहा। साख मुख्यतः 2 क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। एक तो साख से तात्पर्य जब हम आरबीआई के क्षेत्र में लेते हैं, आरबीआई के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, तो आरबीआई के क्षेत्र में साख से तात्पर्य है मुद्रा ही होता है, धन होता है, तरलता होता है। क्या होता है? मुद्रा से लगाया जाता है, धन से लगाया जाता है, या फिर तरलता से लगाया जाता है। किससे? तरलता से। इन तीनों चीजों से लगाया जाता है आरबीआई के जब परिप्रेक्ष्य में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई भी बैंक है, जब बैंक के परिप्रेक्ष्य हम साख शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर विश्वसनीयता से तात्पर्य होता है। वहां पर क्या मतलब होता है? विश्वसनीयता। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब हम आरबीआई के परिप्रेक्ष्य में साख शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर साख से तात्पर्य धन, मुद्रा, तरलता, परिसंपत्ति, असेट, लाइबिलिटीज, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जब किसी बैंक के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग करते हैं, बैंक से तात्पर्य जैसे कोई बैंक है, ठीक है, जब उसके परिप्रेक्ष्य में प्रयोग करते हैं साख का तात्पर्य तब विश्वसनीयता हो जाता है कि ग्राहकों के क्रेडिट से हो जाता है, ग्राहकों के साख से हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बैंक हूं, आप मेरे पास लोन लेने आए, तो मैं पहले आपकी साख चेक करूंगा, मतलब आपकी विश्वसनीयता चेक करूंगा कि आप पहले लोन लिए हैं या किसी बैंक में लोन लिए थे। अगर लिए थे तो आपका जो वहां पर रिस्पॉन्स है कैसा था, आपने बराबर उस लोन को जमा कर दिया था, या फिर बैंक को बार बार दौड़ के आपके घर जाना पड़ा था, आपके घर चाट समोसे खाने पड़े थे, है ना। तो साख जो है वो होता है यहाँ पर आपकी, ये चेक किया जाता है, बैंक ये चेक करेगा कि आपकी पुनर्भुगतान क्षमता अच्छी है या नहीं है। चलिए मान लीजिए आपका पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, आपने कभी लोन ही नहीं लिया, तो वर्तमान में हम ये चेक करेंगे, आपको देने से पहले आपका ये साख चेक करेंगे कि आपके अंदर पुनर्भुगतान क्षमता है या नहीं है, आप किसी पद पर या फिर किसी रोजगार पर अच्छी स्थिति में है या नहीं है। अगर आपकी पुनर्भुगतान क्षमता अच्छी है तो मैं आपको लोन दूंगा। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि आपकी साख क्षमता अच्छी है, अर्थात आप अगर किसी पद पर हैं तो आपकी साख क्षमता अच्छी है, तो हम आपको लोन मुहैया करा देंगे, है ना। तो ये वहाँ पर जहाँ बैंक से संबंधित है वहाँ पर साख से तात्पर्य विश्वसनीयता से हो जाएगा, कस्टमर जो ग्राहक है, ग्राहकों के पुनर्भुगतान क्षमता से हो जाएगा। लेकिन जब आरबीआई के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जाता है तो जो साख का शब्द का है उसका अर्थ मुद्रा, तरलता, धन, असेट्स, इन सब से अर्थ लगाया जाएगा। समझे आप लोग?
अब देखते हैं आरबीआई के कार्यों की तरफ चलते हैं। ये हो सकता है जैसे मैंने पढ़ा है आप लोग को मुद्रा एवं साख, ये तो हो सकता है आपको 2 नंबर में पूछ ले, है ना। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 नंबर में या 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछ ले तो आप ध्यान से देखिएगा। और जो विशेष प्रश्न बनेगा आपका दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न बनेगा, ठीक है, जो दीर्घ उत्तरी आपका प्रश्न बनेगा वो विशेष करके यहीं से आपका बनेगा। आरबीआई के कार्य कौन कौन से होते हैं। आज तक जितना प्रश्न बना है, चाहे वो जीएस लेवल का हो, चाहे एसएससी में वनडे में जो भी प्रश्न बना है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का बना है, वो इसी में से बना है। तो हम इसके कार्यों में देखते हैं। एक होता है पहला इसका शाख नियंत्रण, शाख नियंत्रण, शाख नियंत्रण। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसका कुछ विकासात्मक कार्य है। विकासात्मक कार्य। अब देखिए, ध्यान से देखिए, साख से यहां पर मैंने आपको बताया कि मुद्रा तरलता धन या असेट से होता है ना। तो साख नियंत्रण से तात्पर्य यह है कि जो मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको एक कहानी बताऊं तो कोलंबिया में एक प्राचीन कोलंबिया में मध्य दशक में मध्यकाल में एक ऐसी स्थिति आई थी जब वहां पर मुद्रा की कीमत जो है, मतलब जो पैसा वहां पर जो चल रहा था, जो भी मुद्रा चल रही थी, उस जो वैद्य अधिकार मुद्रा जो वहां पर चल रही थी, उसकी कीमत इतनी गिर गई थी कि एक बिस्किट खरीदने के लिए लोग एक एक बैग भर के वहां पर मतलब मुद्रा ले जा रहे थे। तो वहां पर क्योंकि वहां के जो केंद्रीय बैंक है वो विफल हो गया था, उसको संतुलित करने में असफल था, तो उसी से तात्पर्य हम लगाते हैं शाख नियंत्रण। यदि शाख नियंत्रण बेहतर स्थिति में नहीं होगा तो आपको, हमारे यहाँ भी ऐसी स्थिति, किसी भी हमारे यहाँ नहीं, किसी भी देश में ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है कि वहां पर मुद्रा की कोई मूल्य नहीं रह जाएगी। है तो कागज ही है ना, कागज ही है ना। तो आप देखिए इसको शाख नियंत्रण। शाख नियंत्रण में मुख्यतः आप देखेंगे पहला मुद्रास्फीति, दूसरा मुद्रा संकुचन। ध्यान से देखिएगा, इकोनॉमी का शब्द है, ये टफ होता है बेटा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। देखिए पहला मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से तात्पर्य है जब वस्तुओं की कीमत बराबर बढ़ती जाए तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। जब जिस स्तर से या जिस दर से बढ़ रही हो उसको मुद्रास्फीति दर कहते हैं। फिर से सुनिए, इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है विस्तार, है ना। जब मुद्रा का कीमत मूल्य घट जाए लेकिन उसकी कीमत बढ़ती जाए, जैसे एक पेन है, आज मैं अगर 10 रुपये में पा रहा हूँ, कल अगर 12, परसों 14, एक दिन ऐसे बढ़ता जाए तो 16, 18, 20, 25 ऐसे करता जाए, तो मतलब कहने का मतलब मुद्रास्फीति का लेवल जो है बढ़ रहा है ना। मुद्रास्फीति का लेवल वो बढ़ रहा है और मुद्रा का मूल्य जो है, मूल्य और कीमत में अंतर है। कीमत का मतलब इसकी कीमत कितनी है, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, और मूल्य का मतलब उस मुद्रा का मूल्य जो आपको मैंने दिया है उसका मूल्य क्या है, तो उसका मूल्य गिरता जाता है। मतलब जो पहले मैं 10 रुपये एक ही नोट देकर पा जाता था, उसको 2 नोट में 20, मतलब 10-10 का 2 नोट दे रहा हूँ, तब उस चीज़ को पा रहा हूँ, अर्थात उसकी कीमत, उसका मूल्य जो है घट गया है, उसका मूल्य गिर गया है और इस वस्तु का कीमत जो है बढ़ गया है। तो कीमत और मूल्य में डिफरेंस होना चाहिए, आप उसको जानते रहिए, ठीक है। तो मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति की स्थिति रहती है तो मार्केट से क्या करता है, आरबीआई पैसों को सोखता है। मुद्रास्फीति कब होगी, जब मार्केट में ज्यादा पैसा होगा, तो ज्यादा पैसों को मार्केट से सोखने का कार्य आरबीआई करता है। दूसरा मुद्रा संकुचन है, तो नोटों का निर्गमन करता है, ठीक है। इसको डिफ्लेशन कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश अगर आप लिखेंगे एग्जाम हाल में अगर इंग्लिश लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र होता है सामान्यतः उसका सोर्स जो माना जाता है इंग्लिश ही आता है। उसका कोई भी जजमेंटल आता है या फिर कोई भी उसका निर्णय आता है तो इंग्लिश में ही आता है। तो अर्थशास्त्री जो होते हैं इंग्लिश में ही जानते हैं। तो इंग्लिश हमने भी पढ़ा है, इंग्लिश का सोर्स हमने भी पढ़ा है, प्रीफर किया है। तो इंग्लिश हमने पढ़ा है तो इंग्लिश आपको लिखना चाहिए। अगर लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, तो इससे बेहतरीन मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन का मतलब मुद्रा संकुचन। मुद्रास्फीति से तात्पर्य जब बाजार में मुद्रा की वैल्यू, मुद्रा की मूल्य घट जाती है और वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो उसका मुद्रास्फीति कहते हैं। समझ में आया। जैसे जो आलू आज लगाना हुआ तो 30 रुपए किलो, आज लगाना है तो 30 रुपए किलो, और जब उसका प्रोडक्शन हो जाता है तो वही आलू जो 30 रुपए किलो है वही 7 रुपए किलो, 8 रुपए किलो बिकता है। तो अर्थात उस आलू का जो मूल्य है वो घट गया है। समझ रहे हैं ना, मूल्य घट गया, कीमत मतलब उसकी मूल्य जो है घट गया है। जो आलू में आज एक जो 30 रुपए का पा रहा था वही उसका कीमत घट करके 7 रुपये 6 रुपये हो गया। तो उसका मतलब आलू का प्रसार हुआ है। इसी तरह मुद्रा भी है, जब मुद्रा का प्रसार हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति। समझे।
है ना। और मुद्रा संकुचन जब आता है तो नोटों का निर्गमन करता है, और मुद्रास्फीति की जब स्थिति आती है तो मार्केट से जो जो धन को उसको सोखता है। तो इसके लिए कुछ उपकरण अपनाता है आरबीआई, इसके लिए कुछ उपकरण अपनाता है मुद्रा सोखने के लिए। तो कौन से उपकरण अपनाता है? इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो है कुछ चीजें, कुछ उपकरण का प्रयोग करता है आरबीआई, जैसे बैंक रेट। पहला क्या है? बैंक रेट। आपको मैं सलाह देता हूं कि जिन शब्दों का प्रयोग मैं इंग्लिश में कर रहा हूं, आप भी उन शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में ही करेंगे। आप डरिए नहीं कि एग्जामिनर को मैं इंग्लिश में लिख दिया तो नहीं समझ पाएगा। समझे ना समझे उसका मुद्दा है, ठीक है। आप परोसिए, देखा जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा, विश्वास कीजिए, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो बैंक रेट का मतलब जैसे आप देखेंगे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए बैंक रेट। अब यहां पर देखते हैं हम लोग, देखिए इस चित्र को आप लोग देखिए ध्यान से, इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। ये आपका रहा आरबीआई, ये आपका है आरबीआई, और ये अन्य बैंक है। तो हमने टर्म उठाया बैंक दर या बैंक रेट। पहला टर्म कौन सा है मुद्रा को सोखने का? तो बैंक दर या बैंक रेट। देखिए बैंक रेट वह दर होता है जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण मुहैया कराता है, ठीक है, अल्पकालीन स्थिति के लिए। अल्पकाल के लिए जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण मुहैया कराता है, उनको कर्ज देता है, उनको लोन देता है, वह जो दर होता है वो बैंक दर कहलाता है। आया समझ में? अब देखिए, अब इससे नियंत्रण कैसे करेगा? आपको सिर्फ इसका परिभाषा लिखना है। परिभाषा नहीं लिख पाते हैं तो थोड़ा बहुत अपने मन से प्रैक्टिकल लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे? आरबीआई जिस दर पर निजी बैंकों को या वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर उनको अल्पकाल के ऋण मुहैया कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? बैंक दर, बैंक रेट कहते हैं। अब इससे नियंत्रण कैसे करेगा? चलो, उसने आप एक उपकरण तो अपना लिया, उसको नियंत्रित कैसे करेगा? अगर जैसे मान लीजिए मार्केट में धन ज्यादा है, मार्केट में धन ज्यादा है तो इसको ऋण दिया है ना। तो इसको जब ऋण दिया है तो ये क्या करेगा? निजी बैंक क्या करेगा? जो लोगों को ऋण देगा, क्योंकि इसको ऋण की आवश्यकता है तभी नहीं ऋण लेगा। जो निजी वाणिज्यिक बैंक है इसको ऋण की आवश्यकता है आरबीआई से, तभी जाके आरबीआई के पास ऋण उठाता है। जब ऋण उठाएगा तो जिस दर पे देगा तो उसको हम बैंक रेट कहेंगे। और जब ऋण उठाएगा क्योंकि इसके पास धन कम है तो लोगों को क्या देगा? ये जो लोगों को धन जो देगा उसका जो ब्याज दर है, क्योंकि बैंक ब्याज देता है, आप जानते कि नहीं, बैंक ब्याज देता है, जो ब्याज दर है काफ़ी हाई रेट पे देगा, जिसकी वजह से जब हाई रेट पे देगा तो लोग लोन नहीं लेंगे, ठीक है, लोग लोन नहीं लेंगे। बाकी जब हाई रेट पे देगा तो जब हाई रेट पे यह लोन मुहैया कराएगा तो जिसके पास धन है बल्कि वो धन लाके जमा कर देंगे। जो पब्लिक है, जैसे पब्लिक है ना, इनके पास अगर ज़्यादा धन है तो ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। अगर बैंक, क्योंकि आप जानते हो अगर बैंक में पैसा जमा कर दिया तो उसका हमको ब्याज मिलता है, ठीक है, उसका हमको इंटरेस्ट मिलता है कुछ परसेंट। तो अगर हम पब्लिक हैं तो पब्लिक, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है क्योंकि ब्याज ज़्यादा दे रहा है, अगर जैसे 10% कर दिया तो हमको 1 लाख पे अगर 10,000 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो भी धन है उसको ले जाकर यहाँ जमा कर देते हैं। किसमें? बैंक में, वाणिज्यिक बैंक में जमा कर देते हैं। जो वाणिज्यिक बैंक में जमा कर देंगे तो हमारे पास जो अतिरिक्त धन था वो तो खींच के चला गया बैंक में, वाणिज्यिक बैंक में। अब जब वाणिज्यिक बैंक में चला ही गया तो मेरे पास धन रहा नहीं, और जब धन रहा नहीं तो मैं किसी वस्तु की कीमत लगा नहीं पाऊंगा, बढ़ चढ़ के खरीद नहीं पाऊंगा, जिसकी वजह से वस्तु की कीमत घटती जाती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित अवस्था में चली जाती है। आया समझ में? नहीं आया तो आप पुनः इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा। चलिए दूसरा समझते हैं। पहला हमारा बैंक दर रहा, ठीक है। बैंक दर आप लिख सकते हैं, बैंक दर आप लिख सकते हैं वह दर अपने उस पे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। देखिए देखिए इस पे चलते हैं। बैंक रेट मैंने पहले आपको बताया। दूसरा देखिए, बैंक रेट आप समझ गए हैं, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए
अल्पकाल के लिए ऋण मुहैया कराता है या ऋण प्रदान करे उसे क्या कहेंगे? बैंक रेट या बैंक दर। ठीक है, दूसरा समझते हैं। पहला बैंक रेट हो गया, दूसरा होता है रेपो रेट। ध्यान से देखिएगा, दूसरा रेपो रेट, हम दूसरा लेते हैं। ठीक है, रेपो रेट। दूसरा कौन सा है? रेपो रेट। इंग्लिश में इसको REPO कहते हैं, रेपो रेट। इसको रीपरचेज ऑप्शंस कहते हैं। रीपरचेज ऑप्शंस इंग्लिश में इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, देखो रेपो रेट क्या होता है। अभी मैंने बताया कि रेपो रेट, देखो जैसे मैंने बैंक में बताया, जैसे बैंक दर में बताया कि वाणिज्य RBI अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को जो लोन प्रदान करता है, जिस दर पर प्रदान करता है उसको हम बैंक दर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेपो रेट में भी सेम होता है, सामान्यतः सेम होता है, हालांकि इसमें कुछ अवधि में हेर फेर होता है। ठीक है, तो ये भी वही होता है कि जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को लोन मुहैया कराए, लोन प्रदान करे, उसको हम क्या कहेंगे? रेपो रेट। यही ऑलमोस्ट लगभग वही है। ठीक है, दूसरा। तीसरा देखिए, आप इसमें कह सकते हैं जिस दर पर RBI बैंकों को 1 से 14 दिन इसमें होता है, आप देखिए 1 से 14 दिन के लिए, इसमें ये डिफरेंस है, इसमें 1 से 14 दिन लग जाता है, उसमें अल्पकाल केवल रहता है। ठीक है, उसमें केवल अल्पकाल शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इसमें क्या है? 1 से 14 दिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1 से 14 दिन की ऋण प्रदान करता है। ठीक है, ऋण प्रदान करता। तीसरा समझिए, एक रेपो रेट का तीसरा है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। आप फिर उसी पे ले चलते हैं आपको RBI के पास, ध्यान से देखिएगा। अब देखो रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जैसे देखिए, इसमें क्या किया था? रेपो रेट में क्या किया था? रेपो रेट में क्या किया था? रेपो रेट में क्या किया था कि RBI ने इनको अल्पकाल के लिए ऋण दिया था, ऋण प्रदान किया था। लेकिन अब रिवर्स रेपो रेट में क्या? रिवर्स का मतलब उल्टा चला जाएगा। अब RBI खुद इनसे लोन लेगा। क्या करेगा? खुद इनसे लोन लेगा। अपने पास जो परिसंपत्ति है, इसके पास जो प्रतिभूति है, RBI के पास चालाकी करता है। RBI चालाकी करता है कि मार्केट से उसको पैसा खींचना, उसका उद्देश्य यही है। तो मार्केट से पैसा खींचने के लिए वो क्या करता है? अपने पास जो भी परिसंपत्तियां हैं, इनके पास जो भी धन है, उसको जो भी परिसंपत्तियां, मतलब विदेशी नहीं, प्रतिभूति, उसके पास जो भी प्रतिभूति है, प्रतिभूति का मतलब होता है उसमें स्वर्ण रहता है, सोना रहता है, प्लस कुछ दस्तावेज होते हैं, जो बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनको उठाकर लाता है, इनके पास रखता है गिरवी के रूप में, वाणिज्यिक बैंक पास गिरवी के रूप में रखता है, उनके पास जो अतिरिक्त धन है खींच के लेके चला जाता है, ताकि जब इनके पास पैसा रहेगा नहीं, ये जनता को देंगे नहीं, और जब जनता को देंगे नहीं तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो मुद्रास्फीति की जो स्थिति बढ़ रही थी वो नियंत्रित अवस्था में हो जाएगी। फिर समझिए, जहां पर रेपो रेट में क्या होता था कि RBI अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को लोन प्रदान करता था ताकि वो लोगों को ऋण दे सके। वहीं दूसरी तरफ रिवर्स रेपो रेट में चीजें उल्टा हो जाती है। RBI इनको लोन दे रहा था, लेकिन अब RBI रिवर्स रेपो रेट में खुद लोन लेगा, खुद इनसे वाणिज्यिक बैंकों के पास आएगा और कहेगा कि मैं आपके पास अपनी प्रतिभूतियों को, अपनी जो मेरे पास प्रतिभूतियां स्वर्ण है, जो ट्रेजरी बिल्स हैं, उसको मैं आपके पास रखता हूं, और उसके बदले में आप, उसके एवज में आपके पास जो भी धन है वो मुझे प्रदान कर दीजिए, वो मुझे दे दीजिए। तो ये जो मुद्रा, अगर क्योंकि चालाकी दिखाता है, ये दिखाएगा नहीं, तो इसके पास जो अतिरिक्त पूंजी होती है RBI जो वाणिज्यिक बैंकों के पास, तो ये लोग इसको दे देते हैं। ठीक, किसको दे देते हैं? RBI के पास जमा कर देते हैं, ताकि इसके पास जब धन बचेगा नहीं तो जनता को देगा नहीं, जब जनता को देगा नहीं तो जो कीमत जो बढ़ रही थी वो नियंत्रित अवस्था में आ जाएगी। आई समझ में? ये दोनों पॉइंट, ये रहा रिवर्स रेपो रेट। इसको हम परिभाषित तौर पे देख लेते हैं, परिभाषित तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो हम परिभाषित तौर पे कह सकते हैं, परिभाषित तौर पे कह सकते हैं कि इसे हम पार्किंग टू RBI कहते हैं, पार्किंग टू RBI। ध्यान से देखिए, उसको परिभाषित तौर पे देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है, वह दर जिस दर पर RBI अपनी
सिक्योरिटीज़ का मतलब प्रतिभूति, सिक्योरिटीज़ को बैंकों के पास रखकर, उनसे धन को सौंख लेता है, सौंख शब्द का मैंने प्रयोग किया है। सौंख का मतलब उनसे खींच लेता है, सौंख लेता है, उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया? दोनों पॉइंट समझ में आया? इकोनॉमी में सौंख शब्द का ही प्रयोग होगा। आप लोग भयभीत ना होइए, डरिए नहीं कि ये कोई देहाती लैंग्वेज है, नहीं, देहाती लैंग्वेज नहीं है ये। भयभीत जो शब्द है ये आपका अर्थशास्त्र में प्रयोग बखूबी होता है, आप भी बखूबी कीजिए, आप डरिए नहीं, ठीक है। फिर आप देखिए, दो समझ में आया आपको? अब आप दो रिवर्स रेपो, तीन आपको समझ में आया। अब चौथा देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट हुआ। अब चौथा देखते हैं, एक होता है SLR। SLR से तात्पर्य है कि जब RBI, जैसे RBI है और ये निजी बैंक है, ये कोई वैसे बैंक है, RBI निजी बैंक है, ये RBI ये निजी बैंक कोई है, वाणिज्यिक बैंक है। तो जब RBI कोई एक ऐसा दर निर्धारित करता है जिस दर को बैंकों को एक अपनी मुद्रा का, समस्त मुद्रा के एक उचित अनुपात ले जाकर RBI के पास जमा करना होता है या रखना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। आप फुल फॉर्म अवश्य लिख देंगे, लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR से तात्पर्य स्टेचुअरी लिक्विडिटी, इसको संवैधानिक तरलता अनुपात हिंदी में कहते हैं, संवैधानिक तरलता अनुपात, इसको हम संवैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। अर्थात वह दर होता है जिसे RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है और जिसे बैंकों द्वारा RBI के पास रखना होता है। एक मिनट, बैंकों द्वारा अपने पास रखना होता है, सॉरी, बैंकों द्वारा अपने पास रखना होता है, बैंक द्वारा अपने पास रखना होता है। देखो, RBI बैंकों को जोखिम की स्थिति से बचाने के लिए एक ऐसी दर निर्धारित करती है जिस दर पर वह अपने आप, जो बैंक है, अपने आप को जोखिम अवस्था से बचाने के लिए अपने पास अपनी समस्त NDTL का, पूरी मुद्रा का, पूरी राशि का एक निश्चित अनुपात स्वयं अपने पास रखते हैं ताकि जोखिम अवस्था में उनके काम आ सके। उस दर को हम क्या कहते हैं? SLR, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, संवैधानिक तरलता अनुपात। इसका निर्धारण कौन करता है? RBI। रखना किसके पास होता है? बैंकों के पास। एक पॉइंट और देख लीजिए आप लोग, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक देखते हैं और, SLR रहा, पांचों आप देखिए, पांच ही टर्म आप लोग प्रयोग कीजिए। SLR रहा, फिर अगला है CRR, इसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। नकद, हिंदी में कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात। ये क्या होता है? जहां पर SLR अपने पास रखना होता है, अपनी समस्त प्रतिभूति, अपनी समस्त राशि का एक निश्चित अनुपात जहां पर अपने पास रखना होता था। इसमें क्या है? बैंकों को समस्त राशि का एक निश्चित अनुपात RBI के पास रखना होता है, RBI के पास रखना होता है। RBI के पास रखना होता है। ये 5 आपके टर्म रहे जिसके माध्यम से RBI बाजार में अर्थव्यवस्था को संतुलित अवस्था में चलाता है। यदि ज़्यादा प्रसार है तो उसको सोखता है, कम है तो उसको बढ़ाता है। एक काम और देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था
मैंने शुरू में आपको बताया था कि आरबीआई के दो कार्य मैंने आपको बताया था, एक तो साख नियंत्रण, दूसरा विकासात्मक। बस दो मिनट और आप रुक जाइए, 2 मिनट में मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए, नया पेज ले लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था, आप भटकी न्यूज़ मार्ग से, पहला मैंने बताया था साख नियंत्रण, दूसरा मैंने बताया था विकासात्मक। कौन सा? विकासात्मक कार्य, विकासात्मक कार्य। अब इस विकासात्मक कार्य मतलब जहां पर एक तरफ साख नियंत्रण, दूसरी तरफ विकास भी तो करेगा, कुछ न कुछ विकास भी तो करेगा ना। विकास में जैसे आपका आईडीबीआई है, आईडीबीआई इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। इसका 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके माध्यम से क्या होता है, यह औद्योगिक क्षेत्र की, बस इतना लिखना आप लोग, बड़ा ज़्यादा नहीं लिखना है, यह औद्योगिक क्षेत्र की शीर्ष संस्था है। ज़्यादा नहीं बनाना है, बस इतना ही, शीर्ष संस्था है, नहीं तो शायद एग्जामिनर भी ना जानता हो। दूसरा सिडबी, सिडबी को हम स्मॉल में कहते हैं। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, लखनऊ में है। इसका जो फुल फॉर्म है सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। एक और आप देख लीजिए, नाबार्ड। जितना आप मसाला डालेंगे उतना ज़्यादा आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है एक्स्ट्रा ही दे दे, कम नहीं देगा। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। किसके? शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। इस तरह से आरबीआई अपने सारे कार्यों को निर्वहन करती है। अगर आप इतना मसाला डाल देते हैं आपके अपने नोट्स में, प्रश्न में, एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछेगा सीधा आरबीआई के कार्य क्या है, अगर इतना मसाला डाल देते हो, तो मेरा आस नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, तो हो ही नहीं सकता अगर 10 में से 9 दे दे, है ना। 10 में से 11 दे देगा खुश होकर के, लेकिन 10 में से 9 देगा, 10 में से 9 नहीं देगा। तो ठीक है, आप लगे रहिए इस चैनल से। मैं अगला वीडियो, अभी इसके कुछ कार्य बचे हैं, जैसे औपचारिक अनौपचारिक संस्थाएं भी बची उसके साथ, तो ये भी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा मुझे कम से कम 10 मिनट और लेक्चर देना होगा, ठीक है। तो अगला मैं बनाऊंगा दूसरे भी लेक्चर में, तब तक आप लगे रहिए इस मेरे इस चैनल के साथ, जिसका नाम है एकलव्य ज्ञानाश्री एकेडमी के साथ लगे रहिए, ठीक है। धन्यवाद।